नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए जिस पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी जेईई का एग्ज़ाम जो कि 5 जून को स्टार्ट हुआ था, तो दोस्तों आज है आपका 6 जून और 6 जून को आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी जेईई का, जो कि सिविल का था, वो आपका समाप्त हो गया है। और जीके जिसके इसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन 50 प्रश्नों में से अधिकांश जो रियल प्रश्न हो सकते थे वे हम कवर कर लिए हैं, यानी कि ले आए हैं। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन टेलीग्राम को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो पहला जो प्रश्न देखा जा रहा है वो पूछा गया था कि 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, यानी कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर 72 यानी कि 72 हो जाएगा। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है 1885 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना आपका 1885 में होता है। पहला जो आपका बैठक है 28 दिसंबर 1885 को किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बम्बई में पड़ता है। पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहला अध्यक्ष आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, जो कि एक भारतीय बैरिस्टर थे। और इन 72 में से आपका 39 था जो कि आपका वकील था, इस बात को याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है 1885 में इंपीरियल सर्विसेज के सदस्य थे A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से हैप्पी आवर सेल है जो कि चलाया जा रहा है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 466 रुपये में जो कि मिलने वाला है। कूपन कोड आप APG यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 12% ऑफ देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक पे आपका SSC का हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस हो गया, या आपके स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, यानी कि बड़े से बड़े एग्जाम यानी कि UPSC, और छोटे से छोटे एग्जाम यानी कि ग्रुप D तक का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट और PYQ आपको देखने को मिलता है। एक ही पास में सब एग्जाम का मॉक टेस्ट आप इसमें अनलॉक कर पाते हैं मात्र 466 रुपये में। जैसा कि बात कर लें SSC जेईई का, तो SSC जेईई में आपका 3 कैटेगरी होता है, SSC जेईई सिविल, SSC जेईई मैकेनिकल एंड SSC जेईई इलेक्ट्रिकल। ठीक है, उन सभी का भी मॉक टेस्ट और PYQ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG यूज करना है और कमेंट सेक्शन में भी पिन क्या हो रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि दिसंबर 2023 तक तेलंगाना के राज्यपाल कौन थे। तेलंगाना का राज्यपाल का नाम आपसे पूछा गया था, तो तेलंगाना के राज्यपाल का जो नाम होगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा तमिलिसई सौंदरराजन। ठीक है, 2023 तक आपका जो तेलंगाना के जो राज्यपाल थे वो दोस्तों आपके तमिलिसाई सौंदरराजन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि ईमेल संचार में प्रयुक्त जो CC और BCC का पूर्ण रूप लिखे, यानी आपसे यहाँ पर सिर्फ CC का पूर्ण रूप पूछा गया था। ठीक है, BCC का नहीं, BCC का ऐड कर दिए, हो सके तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो ईमेल संचार में CC और BCC का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो CC को भी याद रखना है और BCC को भी याद रखना है। जब CC का उपयोग मेल में किया जाता है तो सूची में मौजूद सभी प्राप्तकर्ता दूसरे के नाम देख सकते हैं, जबकि जब BCC का उपयोग मेल में किया जाता है तो BCC सूची में मौजूद प्राप्तकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते हैं। अगला है कि भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य का नाम पूछा गया था, तो राइट आंसर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 18% उत्पादन करता है। इसी के आसपास आपका राजस्थान का भी नाम आता है, तो अगर ऑप्शन में राजस्थान होगा तो राजस्थान राइट आंसर होगा, या उत्तर प्रदेश होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगला है वह है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मालवा के पठार का विस्तार है। मालवा का पठार बात करेंगे तो मुख्य रूप से आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। यह पठार लावा के पठार का उदाहरण है। इसके अलावा मालवा का जो पठार है उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड अपलैंड, पूर्व और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला और पश्चिम में गुजरात के मैदानों से घिरा हुआ है। यह पठार
पश्चिम मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में राजस्थान है और पश्चिम में गुजरात है। कुछ नदियां भी इनसे होकर बहती है, बेतवा, माही, चंबल। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है। ठीक है, बाल लिंगानुपात पूछा गया है। यहाँ पर दो शब्द आपको ध्यान रखना होगा, एक तो लिंगानुपात और दूसरा बाल लिंगानुपात। ठीक है, पहले लिंगानुपात को देखिए। लिंगानुपात आखिर होता क्या है? लिंगानुपात की जब हम लोग बात करते हैं तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित किया जाता है। वहीं पर अगर बाल लग जाता है तो बाल लिंगानुपात कहने का मतलब है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात बताना है। ठीक है, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों में जो आपका बच्चा यानी कि बॉय कितना है, बॉय पर 1000 बॉय पर गर्ल कितना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 919। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार आपका बाल लिंगानुपात 919 था। वहीं पर 2001 की जनगणना के अनुसार आपका 927 था, जो कि घटकर 919 हो गया था। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य है, यानी 972, जबकि हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है, यानी कि 834। ठीक है, बाल लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 968 बच्चियां हैं। अगला है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता दर भी आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ही पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल की साक्षरता दर आपका 94% है। इसके अलावा पुरुष साक्षरता दर वहाँ पर 96.11% है, महिला साक्षरता दर आपका 92.0% है। ठीक है, और कुल साक्षरता दर आपका 94 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है। अंतिम ऋणदाता की बात करेंगे तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय मुद्रा, भारतीय रुपये से संबंधित मौद्रिक नीतियों को नियंत्रित करता है। बैंकों के लिए एक बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जो कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत है जो कि किया था। ठीक है, तो नगद वेतन देने का जो प्रथा है वो आपका किया था, पहला सुल्तान था आपका अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता कि कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था, जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों के द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया, लेकिन ये नीति असफल हुई, तो राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की बात की जा रही थी आपके क्वेश्चन में, तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी था। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस संबंधित है। कल भी पूछा गया था, आज पूछा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में जाना जाता है। याचिकाओं को प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32 के तहत। अगर अनुच्छेद 226 था तो हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अगला है डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी में परिवर्तित करता है। एटीपी कोशिकाओं की चयापचय गतिविधियों को शक्ति देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई की बात करेंगे 110 माइक्रोमीटर के बीच होता है। वो कोशिका के अन्य अंगों के साथ कोशिकाओं के कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, गति, तापमान, घनत्व व दबाव। इसका राइट आंसर आपका गति हो जाएगा। गति जो है आपका अदिश राशि नहीं है क्योंकि यह आपका सदिश राशि है। इसमें दिशा भी है, परिमाण भी है, दोनों होता है, इसलिए आपका सदिश है। लेकिन तापमान की बात करेंगे तो केवल परिमाण होता है, इसलिए अदिश है। घनत्व की बात करेंगे तो परिमाण होता है, इसलिए भी अदिश है। और दबाव की बात करेंगे ये भी आपका अदिश राशि ही है। ठीक है, तो आपसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के विषय में पूछा जा रहा है, तो कुछ एग्जाम्पल आपका स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का है, उसको आप याद कर लीजिए। जैसा कि स्केलर क्वांटिटी में मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, डिस्टेंस, एनर्जी, स्पीड, etc। वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वेट हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम,
एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपका क्या है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगला है नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू किया गया था। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आया था, तो इससे संबंधित प्रश्न यही पूछा जा सकता है, कब हुआ था या किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 2016 को, और किस राज्य सरकार के द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा शुरू किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है और कुछ मत याद रखिए। अगला है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अदर नाम आपसे पूछा गया था, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में यूनियन गवर्नमेंट हो सकता है भारत सरकार हो, यह आपका ऑफिशियली यूज किया जाता है। ठीक है, ऑफिशियली देखिए, द टर्म्स यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड भारत सरकार आर ऑफ्टन यूज्ड ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली टू रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द टर्म न्यू दिल्ली इज कॉमनली यूज्ड एज द मेट्रोनिम फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एज सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द न्यू दिल्ली। अगला है कि जल शक्ति मंत्रालय कौन है। ठीक है, 2023 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत आपके वर्तमान में जल मंत्री हैं। हालांकि 8 तारीख को नया सरकार का गठन होगा तो चेंज होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला है हु वाज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया था पहला, तो इसका राइट आंसर वी नरहरि राव, इसका राइट आंसर होगा V. Narhari Rao is the first CAG of India. V. Narhari Rao was an Indian civil servant who served the Indian and Audit and Account Service in post-independence India, and he served as the first Comptroller and Auditor General of India from 1948 to 1954, and the Government of India awarded him the third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1954. His contribute to civil services. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोया दूध से संबंधित कोई पूछा गया था। ठीक है, तो सोया दूध के बारे में जान लीजिए। सोया दूध या सोया मिल्क एक पौधा आधारित पेय है। इसे सोयाबीन को भिगोकर या पीसकर बनाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।